औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। O2 वालों के साथ और O3 वालों के साथ मेरा तीसरा लेक्चर बेटा। आप सबको मेरी तरफ़ से अस्सलामुअलैकुम। अल्लाह ताला के नाम से हम लोग शुरू करते हैं। हम लोग चैप्टर पढ़े थे एसिड, बेस और साल्ट। इस चैप्टर का मेरा आज आपके साथ टॉपिक है एसिड, बेस, इंडिकेटर एंड pH स्केल। एसिड, बेस, इंडिकेटर एंड pH स्केल। आज का बेटा हमारा टॉपिक है एसिड, बेस, इंडिकेटर एंड pH स्केल। एसिड को हमने डिस्कस किया, बेस को हमने डिस्कस किया। आज हम एसिड, बेस, इंडिकेटर डिस्कस करेंगे। एसिड और बेस बेसिकली एक केमिकल हैं। एसिड एंड बेस, इंडिकेटर आर केमिकल्स। ये सारे के सारे क्या हैं? एसिड और बेस, इंडिकेटर केमिकल हैं। इसे हम आइडेंटिफाई करते हैं कि सॉल्यूशन हमारे पास एसिडिक है या फिर हमारे पास अल्कली है। हम दोनों तरह के सॉल्यूशन को आइडेंटिफाई कर सकते हैं एसिड, बेस, इंडिकेटर से कि जो सॉल्यूशन हमारे पास है वो एसिड है या फिर हमारे पास क्या आ रहा है, अल्कली आ रहा है। और दूसरा मेरा आगे जाके टॉपिक होगा pH स्केल का। बेसिकली लेबॉर्ट्री में अगर बात करते हैं तो हमें इंडिकेटर डिफरेंट तरह के मिलते हैं। लेबॉर्ट्री में इंडिकेटर डिफरेंट तरह के मिलते हैं। उन इंडिकेटर्स के मैं नाम यहाँ पर लिखूँगा। उसके बाद मैं आपको बताऊँगा कि इनका कलर एसिड में क्या होता है और इनका कलर अल्कलाइन सॉल्यूशन में क्या होता है, एसिडिक सॉल्यूशन में भी। और एंड पे हम लोग बात करेंगे अल्कलाइन सॉल्यूशन में भी, कलर इन अल्कलाइन सॉल्यूशन। हमारे पास जो इंडिकेटर आएंगे वो सबसे पहला इंडिकेटर आता है बेटा लिटमस। आपने अक्सर सुना होगा कि लिटमस पेपर होता है, एसिड में उसका कलर डिफरेंट होता है, बेस में उसका कलर डिफरेंट होता है। अगर एसिड की बात की जाए तो एसिडिक सॉल्यूशन में जो लिटमस इंडिकेटर है, पहला इंडिकेटर, they given a color red in a acidic solution and a alkaline solution give a color blue। ब्लू कलर का solution, alkaline solution जो है उसमें ब्लू कलर आता है। एसिडिक सॉल्यूशन में रेड कलर आता है। लेकिन ये आइडेंटिफाई हम किससे करते हैं? लिटमस से। इस इंडिकेटर का नाम क्या है? लिटमस। जो आप लिटमस पेपर के नाम से भी इसे बोल सकते हैं कि आपने एक सॉल्यूशन लिया, उस यहाँ पर एक सॉल्यूशन पड़ा हुआ है, उसमें आपने क्या किया, उसमें इंडिकेटर को डिप किया। जो आपके पास पेपर था इंडिकेटर का, इसको आपने डिप किया। डिप करने के बाद आपने क्या किया, इसको ड्राई किया। ड्राई होने के बाद इसका कलर जो आएगा अब इस लिटमस पेपर का, ये रेड कलर आता है। अगेन आपके पास एक और सॉल्यूशन था, एक और बीकर में पड़ा हुआ था। आपने क्या किया, उस सॉल्यूशन को में डिप किया लिटमस पेपर को। देन सेम मेथड आपने ड्राई किया। ड्राई करने के बाद आपके पास जो कलर आता है वो ब्लू कलर आता है लिटमस पेपर का। अगर आपके पास रेड कलर आ रहा है तो दे आर एसिडिक सॉल्यूशन। अगर आपके पास ब्लू कलर आ रहा है तो वो क्या होगा, अल्कलाइन सॉल्यूशन होगा। रेड लिटमस पेपर चेंज इनटू ब्लू एंड ब्लू लिटमस पेपर चेंज इनटू रेड। ये पहला हमने इंडिकेटर के ऊपर बात की, फर्स्ट इंडिकेटर। इन द सेकेंड इंडिकेटर इज फिनाफ्थलीन।
सेकंड इंडिकेटर इज अ फिनाफ्थलीन। सेकंड इंडिकेटर हमारे पास क्या आ गया? फिनाफ्थलीन। फिनाफ्थलीन अगर हम लोग एसिडिक सॉल्यूशन में ऐड करेंगे तो वो क्या होता है? कलरलेस होता है। लेकिन जब हम इसे अल्कलाइन सॉल्यूशन में ऐड करते हैं तो बेटा वो किस कलर में चेंज हो जाएगा? पिंक कलर में। ये आपको याद रखना है। जब आप पेपर 4 की बात करते हैं तो वहाँ पर टाइट्रेशन की बात होती है, तो 2 मार्क्स इसके होते हैं कि आपने कलर बताना होता है कि अगर आपने फिनाफ्थलीन यूज़ किया है तो वो एसिड में होगा तो क्या होगा? कलरलेस। अगर वो बेस में होगा तो क्या होगा? पिंक। ये आपके पास 2 आइडेंटिफिकेशंस आ जाती हैं। थर्ड देखता हूँ, अगर मैं आपको नज़र आए तो मैं थर्ड यहाँ पर ही लिखूँगा। तो मैं बोर्ड को रफ़ कर लेता हूँ, आपके लिए आसानी हो जाएगी और मेरे लिए भी आसानी हो जाएगी। बोर्ड रफ़ कर लेते हैं। ये आपको याद रहेंगे, लिटमस पेपर और फिनाफ्थलीन 2 इंडिकेटर अभी डिस्कस किए हैं। नेक्स्ट जो आपके पास इंडिकेटर आ रहा है, नेक्स्ट जो इंडिकेटर आ रहा है आपके पास, वो आ रहा है बेटा मिथाइल ऑरेंज। नेक्स्ट इंडिकेटर इज अ मिथाइल ऑरेंज। मिथाइल ऑरेंज जो है एसिडिक सॉल्यूशन में रेड कलर शो करता है, लेकिन अल्कलाइन सॉल्यूशन में येलो कलर शो करेगा। इसी तरह से एक मिलता जुलता इंडिकेटर है मिथाइल रेड। क्या नाम है उसका? मिथाइल रेड। मिथाइल रेड की अगर बात की जाए तो मिथाइल ऑरेंज के अपोजिट प्रॉपर्टीज़ देता है। एसिडिक सॉल्यूशन में ये येलो कलर शो करता है, बेस में ये रेड कलर शो करता है। इस तरह से भी लिख देते हैं, बेस में ये रेड कलर शो करता है। अब लास्ट इंडिकेटर हमारे पास आ रहा है सेक्रीन मिथाइल ऑरेंज। सेक्रीन मिथाइल ऑरेंज। सेक्रीन मिथाइल ऑरेंज एसिडिक सॉल्यूशन में पर्पल कलर शो करता है और अल्कलाइन सॉल्यूशन में ग्रीन कलर शो करेगा। अगर ये पर्पल शो हो गया, इसका मैं आपको बताता भी हूँ कि आपने करना क्या है। ये आपको इंडिकेटर याद रहेंगे जो मैंने अभी आपको बताए हैं। अभी मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ, इंडिकेटर्स के हवाले से ही इसको एक्सप्लेन करते हैं। ये आपके पास एक बीकर है, उसमें एक सॉल्यूशन है, कोई सा भी लगा लें। आपने इसमें मिथाइल ऑरेंज ऐड कर दिया है, मिथाइल ऑरेंज ऐड किया है। अब ये जो सॉल्यूशन है ये सारे का सारा रेड कलर का हो जाता है, तो इसको आप कह देंगे कि ये कौन सा सॉल्यूशन बन गया आपके पास? एसिडिक सॉल्यूशन है। ये कौन सा सॉल्यूशन है? एसिडिक। अगर रेड नहीं होता है, अगर येलो होगा तो फिर कौन सा सॉल्यूशन हो जाएगा? अल्कलाइन सॉल्यूशन। फिर कौन सा सॉल्यूशन होगा आपके पास बेटा? अल्कलाइन सॉल्यूशन हो जाएगा। इसी तरह से जब आप एसिडिक सॉल्यूशन है तो उसमें आपके पास जो इंडिकेटर हैं ये बेसिकली एसिडिक इंडिकेटर होते हैं। आपने इसमें ऐड कर देते हैं तो इसमें जो एच आइन है उनकी कंसंट्रेशन जो है वो इंक्रीज कर जाती है। एच आइन की कंसंट्रेशन क्या करती है? इंक्रीज कर जाती है। लेकिन जब आपके पास बेसिक सॉल्यूशन है तो उसमें ओ एच आइन होते हैं प्लस उसमें एच आइन मिलते हैं, तो ये सारे का सारा सॉल्यूशन क्या बन जाता है? एज अ वाटर बन जाता है। ये क्या बन जाता है? वाटर बन जाता है। ठीक है। अब यहाँ पर अगर बात कर लें, मैं फ़र्ज़ करें H, ये एक सॉल्यूशन था आपके पास जिसका कलर क्या था? कलर A। आपने क्या किया? इसमें इंडिकेटर ऐड किया। इसमें कलर आपके पास क्या आना चाहिए? अब
वो तो आपको बताएगा कि आपने कौन सा इंडिकेटर ऐड किया है। अगर आपने एसिडिक ऐड किया है इंडिकेटर तो कलर हमेशा क्या रहेगा, ए। और अगर आपने बेस ऐड कर दी है उसमें तो कलर आपके पास क्या आ जाएगा, आपके पास कलर आएगा ये, जो ये कलर आपके पास आएगा। अगर आपने बेस ऐड की तो फिर ये कलर आएगा, एसिड ऐड किया तो आपका एज इट इज़ कलर रहेगा, क्योंकि आपका ऑलरेडी सोल्यूशन भी क्या था, एसिडिक था, इंडिकेटर भी आपने क्या किया, एसिडिक यूज़ किया, H+ साइन की अमाउंट बढ़ गई, जिसकी वजह से कलर क्या रहेगा, सेम रहेगा। लेकिन जब आप बेस ऐड करते हैं तो फिर क्या होता है, आपके पास जो कलर आता है वो कलर B आता है, क्योंकि एसिडिक का H और B वो क्या करेंगे, आप इसमें रिएक्शन कर जाएंगे, जिसकी वजह से कलर क्या आएगा, B आएगा। और मैं वर्कशीट में क्वेश्चन भी दूंगा आपको डिफरेंट तरह के इंडिकेटर्स के हवाले से, जो कि आपके पहले पास पेपर में आ चुके हैं। अभी हम लोग बात करेंगे pH स्केल पे। pH स्केल पे बात करते हैं कि pH स्केल, पहले तो pH स्केल लिखनी कैसे है। हमेशा P डाउन आता है, H थोड़ा सा अप आता है, इस तरह से। ये pH स्केल को इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। pH स्केल होगी क्या, आपके पास 1 से लेकर, pH स्केल 1 से लेकर 14 तक pH स्केल के डिजिट होते हैं, 1 से लेकर 14 तक। अब 1 से लेकर 7 तक, 6.9 तक कर लें, एसिड कहलाते हैं। 7.1 से आगे बेस कहलाते हैं। 7 पर जो भी कंपाउंड होता है वो ना तो एसिड होता है और ना ही बेस होता है, न्यूट्रल कंपाउंड होता है। 1 से लेकर 7 तक अगर आपके पास दो वैल्यूज़ आ गई, आपके पास वैल्यू आ जाती है अगर एसिड की 3, यहाँ पर आ जाती है 4। अब जो वैल्यू 3 है, वैल्यू 4 है, इन दोनों का अगर हम लोग कंपैरिजन, अगर 3 आ रही है वैल्यू, 4 आ रही है, अब जो 3 वाली वैल्यू है, अगर बात करते हैं pH स्केल की तो 3 पहले आता है, यानी कि 1 इज़ द मोस्ट स्ट्रॉन्ग एसिड। अगर किसी की वैल्यू 1 आती है, देन फिर उसके बाद क्या आता है 2, फिर क्या आएगा 3, फिर क्या आएगा 4। इस तरह से अब 3 और 4 में कंपैरिजन करें तो 3 वैल्यू वाला एसिड जो होगा वो स्ट्रांग होगा, 4 वाला वैल्यू वाला एसिड कम स्ट्रांग होगा। फिर आगे मूव करते जाएं 5 और 6, बाद में जब हम 7 से स्टार्ट करते हैं 8, अब इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है। अब 8 वाली बेस ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, 9 वाली बेस ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, 10 वाली बेस ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। जब डिजिट इंक्रीज करेगा बेस में तो वो बेस ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है एज़ कम्पेयर टू एसिड। अब एसिड में 1 वाला ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, 2 वाला कम स्ट्रॉन्ग है, देन 3 वाला। कुछ इस तरह से pH स्केल से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि इस एसिड की कितना स्ट्रॉन्ग है, क्या वैल्यू है उस लिहाज से। pH बेसिकली पावर ऑफ हाइड्रोजन आयन, पावर ऑफ हाइड्रोजन आयन। ए लेवल में आप इसको डिटेल में पढ़ेंगे। अब यहाँ पर मेरा एक टॉपिक स्टार्ट होता है यूनिवर्सल इंडिकेटर। इंडिकेटर में ही हैं हम, लेकिन यूनिवर्सल इंडिकेटर क्या होते हैं उस पर बात करते हैं। यूनिवर्सल इंडिकेटर नया टॉपिक आ गया, यूनिवर्सल इंडिकेटर। यूनिवर्सल इंडिकेटर, यूनिवर्सल इंडिकेटर में क्या होता है कि यहाँ पर आपके पास 1 से लेकर 14 स्केल जो है pH, इसमें कलर होते हैं
डिफरेंट तरह के कलर्स होते हैं जो कि बताते हैं आपको इंडिकेटर में। जैसे कि अगर आप देखें कि यहाँ पर यूनिवर्सल इंडिकेटर में 1 से लेकर 14 तक हैं। अब यहाँ पर जो वो कहता है कि 1 से लेकर यूनिवर्सल इंडिकेटर में 1 से लेकर जो 3 तक हैं ये स्ट्रॉन्ग एसिड हैं। ये क्या हैं? स्ट्रॉन्ग एसिड हैं। अब 1 pH का कलर है, 2 का कलर है, 3 का कलर है, लेकिन वो कहता है जब 7 पे जाते हैं हम लोग तो यहाँ पर क्या हो जाते हैं? न्यूट्रल। 7 पर जाते हैं तो क्या होते हैं? न्यूट्रल। 7 से ऑनवर्ड अगर हम लोग देखें, 7 से ऑनवर्ड 8, 9, ये 9 तक जो हैं ये वीक अल्कली हैं। क्या हैं? वीक अल्कली हैं। उसके बाद अगर देखा जाए 10 से लेकर 14 तक तो वो क्या हैं? स्ट्रॉन्ग अल्कली हैं। स्ट्रॉन्ग अल्कली हैं, वीक अल्कली हैं और वो स्ट्रॉन्ग हैं। इससे आगे 4, 5, 6 तक जो एसिड आते हैं वो वीक एसिड हैं। वो क्या हैं? वीक एसिड हैं। ये डिफरेंट तरह के कलर्स आप से आइडेंटिफाई करते हैं कि जो यूनिवर्सल इंडिकेटर है उसमें डिफरेंट तरह के कलर्स होते हैं, उससे आप मैच करते हैं कि इसमें कौन सा आपके पास pH कौन सी आ रही है। इसके बाद एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट डिजिटल मीटर रीडिंग आपके पास आ जाती है। कैसे? वो मीटर इंडिकेटर, pH मीटर उसे बोला जाता है। pH मीटर उसे बोला जाता है जो आइडेंटिफाई आप करते हैं pH मीटर। pH मीटर, इसकी डायग्राम भी बुक पे दी होगी आपके। pH मीटर में क्या होता है कि एक नीडल से आप लोग क्या करते हैं, एक बीकर है, उसमें कोई भी लिक्विड है, उसमें आप क्या करते हैं, वो नीडल को डिप कर देते हैं। अब ये नीडल जो है ये वायर कनेक्ट होती है मीटर के साथ। ये आपको क्या करता है? उसकी रीडिंग दे देता है। यहाँ पर इसकी रीडिंग आ जाती है और आप आइडेंटिफाई कर लेते हैं यहाँ से कि यहाँ पर जो रीडिंग आ रही है उसे आइडेंटिफाई कर लेते हैं आप कि आपके पास pH क्या आ रही है। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है pH मीटर से। अब तो pH मीटर ही यूज़ किया जाता है। pH स्केल के कुछ हमारे पास इम्पॉर्टेंट, क्यों हम लोग इसको इस्तेमाल करते हैं लिविंग सिस्टम में, ये बहुत ही ज़्यादा इसकी इम्पोर्टेंस है। लिविंग सिस्टम में बहुत ही ज़्यादा इसकी इम्पोर्टेंस है। हम लोग pH स्केल की या pH मीटर की इम्पोर्टेंस मैं आपको बताने लगा हूँ कि pH स्केल की क्या इम्पोर्टेंस है, हम लोग क्यों चेक करते हैं pH स्केल को। अब इसकी इम्पोर्टेंस क्या है कि अब लिविंग ऑर्गेनिज़म है, लिविंग ऑर्गेनिज़म्स हैं। लिविंग ऑर्गेनिज़म के स्टमक में एक रिएक्शन चल रहा है, आपको भी पता है, मुझे भी पता है, बायो के स्टूडेंट्स को ज़्यादा पता होगा। डाइजेशन के प्रोसेस में एलिमेंट्री कैनाल में ये सारा काम हो रहा होता है और वहाँ पर एंजाइम जो है वो वर्क कर रहे होते हैं। अब हर एंजाइम जो है वो एक खास pH पे काम करता है जिसे हम लोग कहते हैं ऑप्टिमम pH। ऑप्टिमम pH, ऑप्टिमम pH का मतलब कि वहाँ पर वो मैक्सिमम काम करेगा एंजाइम। जिस pH पे एंजाइम मैक्सिमम काम करता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? ऑप्टिमम pH। जिस pH पे एंजाइम मैक्सिमम काम करता है उसे ऑप्टिमम pH कहा जाता है। अब हम लोग चेक कर सकते हैं pH मीटर से कि वहाँ पर pH क्या है, एंजाइम प्रॉपर्ली वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा। एक तो इसका ये बेनिफिट हो जाता है। दूसरा क्रॉप pH, जब हम लोग क्रॉप एक यील्ड एक क्रॉप है, जब हम लोग उसको ग्रो करवा रहे होते हैं तो सॉइल की pH भी हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं pH मीटर के ज़रिए से। हम लोग
थोड़ी सी साइल अगर उसमें वो डिप करते हैं उसकी नीडल, तो उससे आइडेंटिफाई हो जाएगा कि वहाँ पर पीएच क्या है। तो ये भी बड़ा इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। हम लोग क्रॉप जितनी पीएच पे ज़्यादा क्रॉप हम लोग हासिल कर सके, हम वो पीएच मेंटेन कर सकते हैं साइल की। उसके बाद आ जाता है, इसी पे ही बात करते हैं, साइल एंड पीएच मीटर, यानी कि पीएच स्केल पे साइल पे हम लोग इसकी बात करते हैं। ज़मीन में क्या कर सकते हैं, थोड़ा सा मैं आपको बता दूं। आपको पता है कि जब भी प्लांट ग्रोथ करते हैं तो प्लांट को मिनरल्स की ज़रूरत होती है ग्रोथ करने के लिए। तो मिनरल्स आपको पता है उन्होंने कहाँ से एब्जॉर्ब करने होते हैं, सॉइल से। अब जो मिनरल है वो सॉइल से एब्जॉर्ब करेंगे और वहाँ पर जब ये एब्जॉर्ब करते हैं मिनरल, तो वो डिपेंड करता है कि उस सॉइल की पीएच कितनी है, उस सॉइल की पीएच कितनी है। अब जब प्लांट की ग्रोथ हो रही होती है, प्लांट ग्रो कर रहा होता है, तो इसे न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत पड़ती है। तो न्यूट्रिएंट इसके दो तरह के होते हैं, एक माइक्रो न्यूट्रिएंट होते हैं और एक होते हैं मैक्रो न्यूट्रिएंट। इनमें हम लोग फ़र्क करते हैं। अब ये दोनों क्या हैं, क्यों ज़रूरी हैं प्लांट की ग्रोथ के लिए। जो माइक्रो न्यूट्रिएंट होते हैं ये स्मॉल अमाउंट में चाहिए होते हैं। जो माइक्रो न्यूट्रिएंट होते हैं स्मॉल अमाउंट में प्लांट को इनकी ज़रूरत होती है। जो मैक्रो न्यूट्रिएंट होते हैं प्लांट को इनकी लार्ज अमाउंट में ज़रूरत होती है। स्मॉल अमाउंट में माइक्रो न्यूट्रिएंट, लार्ज अमाउंट में मैक्रो न्यूट्रिएंट। अब प्लांट अगर हम लोग देखें मैक्रो न्यूट्रिएंट को, तो प्लांट क्या करेगा, लार्ज अमाउंट में प्लांट को क्या चाहिए, पोटाशियम चाहिए। प्लांट को क्या चाहिए, फास्फोरस चाहिए। प्लांट को माइक्रो अमाउंट में क्या चाहिए, नाइट्रोजन चाहिए। माइक्रो अमाउंट में ये वो वाली चीज़ें बता रहा हूँ जो ज़्यादा मिकदार में प्लांट को ज़रूरत है ग्रोथ करवाने के लिए। प्लांट को किस चीज़ की नीड है, पोटाशियम की। प्लांट को कैल्शियम की। प्लांट को मैक्रोन्यूट्रिएंट में मैग्नीशियम की भी प्लांट को बहुत ही ज़रूरत है। पोटाशियम की, फास्फोरस की, नाइट्रोजन, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम, ये सारे के सारे क्या हैं, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं जो प्लांट्स को ग्रोथ करने के लिए लार्ज अमाउंट में ज़रूरी हैं। उसके बाद अगर बात की जाए माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की, जो मैं ब्लू कलर से लिख रहा हूँ, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, इनमें आ जाता है माइक्रोन्यूट्रिएंट्स में बोरान। उसके बाद माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की अगर बात की जाए तो बोरान आते हैं। फिर उसके बाद आ जाता है कॉपर। फिर क्या आ जाएगा, कॉपर आएगा। उसके बाद अगर देखा जाए तो क्लोरीन आएगी। उसके बाद देखा जाए तो मैग्नीज आएगा, मोल्बिडियम आएगा और जिंक आएगा। ये सारे के सारे क्या हैं, सारे के सारे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं। माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं सारे के सारे, प्लांट को जिनकी बहुत कम मिकदार में ज़रूरत पड़ती है। ये सारे न्यूट्रिएंट्स सॉइल में पाए जाते हैं। जब प्लांट एब्जॉर्ब करता है तो मिनरल की फॉर्म में एब्जॉर्ब करता है इन सब के सब को। उसके बाद में अब जो मैक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं या माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं, जब ये प्लांट इनको एब्जॉर्ब करता है तो अपनी ग्रोथ के लिए करता है, फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के लिए करता है। फोटोसिंथेसिस का भी प्रोसेस प्लांट में चल रहा होता है।
अब ये डिपेंड करता है जब उसने एब्जॉर्प्शन करनी है उस साइल की पीएच रेंज क्या है, उस साइल का पीएच स्केल क्या है। अब ये पीएच स्केल अगर उस साइल का फेवर में नहीं है तो प्लांट्स ये न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब नहीं कर सकेगा, प्लांट की ग्रोथ नहीं हो सकेगी, वहाँ से प्रॉपर क्रॉप नहीं हम लोग ले सकेंगे, प्रॉपर वहाँ से हम लोग फल नहीं ले सकते। इसके बाद बेटा आगे बात होगी मेरी आप लोगों के साथ इससे नेक्स्ट लेक्चर में, इसी टॉपिक से ही मैक्रो और माइक्रो न्यूट्रिएंट से हम लोग आगे स्टार्ट करेंगे। तो उसके बाद फिर आप लोगों से बेटा मेरी बात होगी यहाँ से ही। तब तक के लिए बेटा आप लोगों से इजाज़त लेता हूँ मैं। तमाम स्टूडेंट्स अपना ख्याल रखें, बुक रीडिंग करें और बहुत सारी जो उनको प्रॉब्लम आ रही हैं वो मेरे साथ शेयर करें, डिस्कस करें, वर्कशीट सॉल्व करें तमाम स्टूडेंट्स, क्योंकि ये बहुत इम्पॉर्टेंट टाइम है। यहाँ पे आपने चीज़ें सीख ली तो आपके लिए कोई मुश्किल नहीं पैदा होगी। ठीक है बेटा, अल्लाह हाफिज़।